हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और लास्ट लेक्चर के अंदर अपने बात की थी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन की बात की थी, जिसको गोस्ट लॉ के नाम से जानते हैं। आज अपन मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की स्टडी करने वाले हैं। तो आज आप हेडिंग डालो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। आज अपन बात करने वाले हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन तो क्या थी? गोस्ट लॉ थी, जिसका स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिविंग फ्लक्स, नेट लिविंग फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है उसके सम के इक्वल होता था। ये अपन की मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन थी। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, जिसको अपन गोस्ट लॉ कहते हैं? उसका स्टेटमेंट था कि किसी भी क्लोज सरफेस से नेट लिविंग फ्लक्स है ना, वो उसके अंदर जितना चार्ज होता है उसके सम के इक्वल होता था। वो अपन की थी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। और मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का अगर स्टेटमेंट आपको पूछे तो इसका स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कैसी फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कर्ल फ्री फील्ड। ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम ये वाली इक्वेशन चेंज होगी। ये इक्वेशन ओनली फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही वैलिड है। तो उसने मैक्सवेल ने एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, ओनली फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं, वो फील्ड कैसी होती है? एक कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड होती है। कैसी होती है? एक कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड होती है। टाइम वेरिंग, अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम वेरिंग है तो उसका उसका कर्ल अगर जीरो होना कोई जरूरी नहीं है। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो हमेशा कर्ल फ्री होगी। ये अपन की मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अपन को बहुत डिटेल से समझना है। इस स्टेटमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस स्टेटमेंट से अपन क्या क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? हमेशा कर्ल फ्री होती है। कैसी होती है? हमेशा कर्ल फ्री होती है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से मैं लिख सकता हूं, कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका कर्ल ऑलवेज कितना होगा? उसका कर्ल ऑलवेज कितना होगा? जीरो। इसी इसी इक्वेशन को बोला जाता है मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। क्या बोला जाता है? मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन बोला जाता है। इसको अपन बोलते हैं कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड। क्या बोलते हैं? कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड बोलते हैं। इसको बोला जाता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड। कैसी फील्ड है? एक कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड है। तो देखो, अगर वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो इस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं किसी भी क्लोज लाइन के अराउंड अगर मैं लाइन इंटीग्रल लेता हूं, किसी भी क्लोज लाइन एल के अराउंड में अगर इस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल लेता हूं, तो स्टोक्स थ्योरम के हिसाब से अपन बता सकते हैं कि इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल क्या होता है? स्टोक्स थ्योरम के हिसाब से ओपन सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है? डेल क्रॉस ई डॉट क्या जाता है? डीएस। यहां में स्टोक्स थ्योरम लगे और कुछ भी नहीं किया। एक क्लोज लाइन इंटीग्रल को एक ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं। स्टोक्स थ्योरम के हिसाब से मैं लगा दिया, एक क्लोज लाइन इंटीग्रल को एक ओपन सरफेस इंटीग्रल के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया स्टोक्स थ्योरम का यूज लेकर। और अपन को पता है अगर फील्ड मेरी स्टैटिक है तो वो फील्ड कैसी होगी? कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड होगी। कर्ल फ्री होगी तो उसका डेल क्रॉस ई जीरो होगा। डेल क्रॉस ई जीरो होगा तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रल ऐसी फील्ड का हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। देखो, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी आपको, जिसको अपन पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। और ये एक हो जाएगी जिसको इंटीग्रल फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इंटीग्रल या डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं और इसको बोला जाता है पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट फॉर्म में मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन ये है। अगर मेरी फील्ड कर्ल फ्री है तो उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज अपन को क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है, मतलब अगर कोई मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज कितना मिलेगा अपन को? किसी भी क्लोज पाथ एल के अराउंड उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो। और आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा किसी भी एक क्लोज पाथ में किया गया कार्य कितना होता है? जीरो होता है। आपको पता है अगर किसी वेक्टर फील्ड के द्वारा किया गया कार्य एफ डॉट डीएल अगर अपन को
जीरो मिलता था तो उस ऐसे वेक्टर को अपन कहते थे कंजर्वेटिव वेक्टर। क्या बोलते थे? कंजर्वेटिव वेक्टर। ऐसे वेक्टर को बोलते थे जिसका एक क्लोज पाथ के अंदर किया गया वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता था और ऑलवेज कितना होता था? जीरो होता था। तो उसी हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। कैसी होती है? एक क्या होती है? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती है। तो देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्रॉपर्टी अपन को पता चल गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपन को यह पता चल गई कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है? कर्ल फ्री होती है। उसकी कर्ल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। और उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज कितना होता है? जीरो होता है। जब क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज जीरो होता है तो ऐसी वेक्टर फील्ड को कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो आपको ऐसे याद रखना है किसी भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीन नेचर को फॉलो करते हैं कि इनको सीसीआई को। सी का मतलब क्या होता है? वो वेक्टर फील्ड क्या होती है? कर्ल फ्री होती है। कैसी वेक्टर फील्ड होती है? कर्ल फ्री होती है। सेकंड सी का मतलब होता है वो वेक्टर फील्ड कैसी होती है? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती है। कैसे होती है? अपन की कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती है। कैसे होती है? कंजर्वेटिव। थर्ड आई का मतलब क्या होती है? ऐसी वेक्टर फील्ड इरोटेशनल होती है। कैसे होती है? इरोटेशनल वेक्टर फील्ड होती है। इसके बारे में मैं भी आपको समझाऊंगा। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड सीसी नेचर को फॉलो करती है। सी का मतलब कर्ल फ्री और इस सी का मतलब क्या है? वो एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगी। कैसी होगी? एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगी। और आपको ये पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। उसी तरीके से अगर मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का ओपन लाइन इंटीग्रल लेता हूं, क्या लेता हूं? ओपन लाइन इंटीग्रल। मान लो ये मैं लेता हूं ए से बी तक, किसी पॉइंट ए से बी तक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो ओपन लाइन इंटीग्रल लेता हूं तो ये हमेशा क्या होगा? ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा। मान लो ये कोई एक पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, तो ए से बी तक आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का ओपन लाइन इंटीग्रल चाहिए तो चाहे आप इसके लिए पाथ L1 का यूज कर सकते हो या फिर पाथ L2 का यूज करो या फिर पाथ L3 का यूज करो। तीनों से आपका रिजल्ट क्या आना है? सेम ही आना है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको ओपन लाइन इंटीग्रल E.dl, चाहे आप L1 के अराउंड L1 के अकॉर्डिंग आप इसका लाइन इंटीग्रल करो तो भी सेम रिजल्ट आएगा। चाहे आप L2 के अराउंड इसका लाइन इंटीग्रल करो, L2 के मतलब एलोंग इसका लाइन इंटीग्रल करो तो भी सेम आंसर आएगा। और L3 के एलोंग अगर आप इसका लाइन इंटीग्रल करोगे ना तो सेम रिजल्ट ही आएगा। यानी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज जीरो होता है एंड ओपन लाइन इंटीग्रल ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यह चीज आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कर्ल फ्री होती है। सेकंड क्या चीज आनी चाहिए कि ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती है। कैसे होती है? ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती है। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड मतलब इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज कितना आएगा? इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज कितना मिलेगा अपन को? जीरो ही मिलना है। कितना मिलना है? जीरो ही मिलना है। और सेकंड इसका ओपन लाइन इंटीग्रल ऑलवेज क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? ये पाथ पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हमेशा कर्ल फ्री होती हैं और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कर्ल फ्री होती हैं और ऑलवेज क्या होती हैं? कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करती हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। थर्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है? इरोटेशनल होती है। क्या होती है? इरोटेशनल होती है। कैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं फील्ड लाइंस बनाऊंगा ना वो कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज पाथ में नहीं मिल सकती हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस आपको क्लोज पाथ में मिल जाएगी। इस वजह से इसको इरोटेशनल वेक्टर फील्ड भी बोला जाता है। तो सीसीआई आपको याद रखना होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कर्ल फ्री होती है, ऑलवेज कंजर्वेटिव होती है और ऑलवेज इरोटेशनल होती हैं। और इरोटेशनल का मतलब क्या होता है कि इसकी फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसकी फील्ड लाइंस हमेशा
कोई ना कोई देखो क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करना मतलब इसका ना तो कोई सिंक होना ना कोई सोर्स होना। जब कोई भी फील्ड लाइंस क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ऐसी फील्ड लाइंस का ना तो कोई सिंक होता है ना कोई सोर्स होता है। जबकि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स होगा और एक सिंक होगा। इसका सोर्स एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका सिंक एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्लोज पाथ में क्यों नहीं एग्जिस्ट करती हैं? देखो, अगर कोई फील्ड क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी तो ऐसी फील्ड का ना तो कोई सिंक हो सकता है ना कोई सोर्स हो सकता है। अपन को ये थोड़ा पता चल गई स्टार्ट कहां से हो रही है, एंड कहां से हो रही है। जो कोई फील्ड क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी ना, उसका ना तो कोई सिंक होगा ना कोई सोर्स होगा। जबकि अपन को पता है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज इसका सोर्स होता है, नेगेटिव चार्ज इसका क्या होता है, सिंक होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज पाथ में तो कभी जिंदगी में नहीं एग्जिस्ट करेगी, कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। आपको अगर पूछे कि ऐसी कौन सी फील्ड हैं जो कभी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, तो कौन सी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन को 3 प्रॉपर्टी पता चल गई। अपन को कोई बोले स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से नेचर को फॉलो करती हैं, तो फर्स्ट नेचर है इसका, ये फील्ड हमेशा क्या होती है? कर्ल फ्री होती है। क्या होती है? ये फील्ड हमेशा कर्ल फ्री होती है। और सेकंड नेचर इसका क्या है? ये हमेशा क्या होती है? कंजर्वेटिव होती है। क्या होती है? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती है। क्या होती है? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती है। थर्ड हमेशा क्या होती है? इरोटेशनल होती है। क्या होती है? इरोटेशनल। यानी ये ऐसी फील्ड कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमेशा कहीं ना कहीं इसका सोर्स होगा और कहीं ना कहीं जाके इसका सिंक होगा। ये क्लोज पाथ में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, ये कंजर्वेटिव होती है, मतलब इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज क्या होगा? जीरो ही होगा। इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज कितना होगा? जीरो होगा। और इसका ओपन लाइन इंटीग्रल क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और थर्ड ये क्या होती है? कर्ल फ्री होती है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कर्ल फ्री होगी। सेकंड चीज, हमेशा कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करेगी, यानी इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज जीरो होगा और ओपन लाइन इंटीग्रल हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होगा। थर्ड चीज, और ऐसी फील्ड हमेशा क्या होगी? इरोटेशनल होगी, यानी ऐसी फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर क्लोज पाथ में किसी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब ना तो उस फील्ड का कोई सोर्स है ना उस फील्ड का कोई सिंक है। और ऐसी फील्ड को अपन सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बोलते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक सिंक होता है, एक सोर्स होता है। तो ये हमेशा कैसी होती है? इरोटेशनल, मतलब ये कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अपन को पता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड। क्या होती है? कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड होती है। तो क्या होता है? डेल क्रॉस ई हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। यहां देखो, आपको पता है डेल क्रॉस डेल और फाई, किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। ये तो मैंने जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ाई थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज ऑलवेज कितनी होती है? जीरो होती है। ये स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ाया था जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ाते थे ना, तब ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज ऑलवेज कितनी होती है? जीरो होती है। और अपन को पता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कर्ल कितना होता है? जीरो होता है। और किसी भी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट का कर्ल भी हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। बिल्कुल होता है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को अगर इनको कंपेयर करूं आपस में, तो देखो इसको कंपेयर करूंगा तो E इक्वल टू लिख सकता हूं या नहीं? डेल फाई। डेल फाई, फाई को बोला जाता है स्केलर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाई को बोला जाता है स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से स्केलर आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ी हुई है तो इलेक्ट्रिक आ गया। और इसका नाम क्या है? पोटेंशियल। यानी अगर कोई अगर देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कर्ल फ्री होती हैं, तो उसके साथ एक स्केलर फील्ड पक्का जुड़ी हुई होगी। क्या? अगर मेरी कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल फ्री है तो उसके साथ पक्का एक स्केलर फील्ड जुड़ी हुई होगी। और उस स्केलर फील्ड को अपन बोला जाता है स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और
कभी कभी किसी बुक में फाई की जगह अपन क्या यूज कर देते हैं, वी भी यूज करते हैं, पोटेंशियल की जगह वी भी यूज कर सकते हैं, फाई भी यूज कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल वी। क्या लिख सकते हैं, डेल वी। तो ई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डेल वी या डेल फाई। इसको फाई भी लिखा जा सकता है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी भी लिखा जाता है। इसको बोला जाता है स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसकी यूनिट होती है वोल्ट होती है। क्या यूनिट होती है, वोल्ट होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक स्केलर क्वांटिटी पक्की जुड़ी हुई होगी जो इस प्रकार से रिलेटेड होगी और उस क्वांटिटी को मैं स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूंगा। यहां पर एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक क्या आएगा, आपके नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा इधर, और इस नेगेटिव साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या उसकी बात करेंगे। क्या यहां पर हमेशा ये नेगेटिव साइन आपको याद ही रखना है कि E इक्वल टू माइनस डेल वी। यहां इक्वेशन अपनी क्या बनी, E इक्वल टू माइनस डेल और V को अपन बोलते हैं स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। V को क्या बोलते हैं, स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये नेगेटिव साइन आपको क्या शो करता है, नेगेटिव साइन आपको शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगी। नेगेटिव साइन आपको ये बताता है, ये नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की होगी। मान लो ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और आपको पूछे कौन से पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए वी ए का पोटेंशियल वी बी से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में हमेशा क्या आती है, कमी आती है, ड्रॉप ही आता है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ये आपको नेगेटिव साइन यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है। मैंने आपको एक ऐसी फील्ड दी, ये मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, कैसे, कुछ इस तरीके से है। यहां पर एक पॉइंट मान लो आपको मैंने ए दे दिया, यहां एक पॉइंट दे दिया बी दे दिया, और आपको पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए और वी बी में क्या रिलेशन रहेगा, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में हमेशा क्या होता है, ड्रॉप ही होता है। ये इक्वेशन अपन को यही बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में हमेशा क्या होता है, ड्रॉप होता है। ये नेगेटिव साइन अपन को यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में हमेशा ड्रॉप होगा, मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ ज्यादा होगा, अगर आपको एग्जामिनर ऐसी एक फील्ड लाइंस बना के पूछ ले, तो जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज होगी, डेंसर होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है, क्लोज है, यहाँ क्या है, दूर दूर है। तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा ए से क्या होगा, ज्यादा होगा। और पोटेंशियल की बात करूंगा तो ए का पोटेंशियल बी की पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल के अंदर हमेशा क्या आता है, ड्रॉप ही आता है, कमी आती है। क्या आती है, ड्रॉप आती है, इस नेगेटिव साइन की वजह से। तभी अपन क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन भी आपको पता चल गया होगा। देखो E इक्वल टू क्या आया अपन के पास, माइनस डेल V। और मैंने आपको ग्रेडियंट पढ़ाया था ना, बहुत डिटेल से सारी प्रॉपर्टी आपको मैंने समझाई थी। V को बोला जाता है स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब सेकेंड चीज आती है, V भी आपका किसी का फंक्शन होगा, V भी एक फील्ड है, V भी क्या है, फील्ड है। ये भी स्पेस का फंक्शन होगा। जब कार्टेशियन में होगा तो V एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, जब सिलेंड्रिकल में होगा तो V रो फाई जेड का फंक्शन होगा। V भी एक फंक्शन होगा, V एक कुछ ना कुछ किसी क्वांटिटी का फंक्शन होगा। और V के इक्वल में अगर मैं कोई कांस्टेंट रख देता हूं तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हमेशा V इक्वल टू कांस्टेंट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो आपके पास कहीं पर इलेक्ट्रिक, मान लो मैं अगर बात करता हूं
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो वी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। मान लो ऐसा कुछ फंक्शन आपको एग्जाम में दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस कुछ भी दे दे, जेड एक्स दे दे, ऐसा कोई भी फंक्शन दे आपको एग्जामिनर देगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन दे दिया, और ऐसा फंक्शन दे देगा जब आप वी एक्स वाई जेड के इक्वल में कोई आप कांस्टेंट रख दोगे ना, तो इस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू के लिए अपन को अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। क्या मिलेगी? अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। जब इस v के इक्वल में आप कांस्टेंट रख दोगे तो ये हमेशा एक फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे देखो मैं ऐसे रख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या जेड एक्स इक्वल में रख देता हूं, कोई भी कांस्टेंट रखूंगा तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एक रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? मान ले ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ऐसे। और आपको पता होना चाहिए कि फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये चीज भी आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या होती है, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इस मान लो आपको एग्जामिनर ऐसे दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आपको एग्जामिनर अगर ऐसे दे दे, इसकी वैल्यू मान लो 3 के इक्वल दे दी, किसके दे दी? 3 के, तब ये इस फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस से किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो इसके अंदर तो है ना इन्फिनिटी सरफेस हो सकती हैं, जब कांस्टेंट की कोई मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दूंगा तो ये वाली एक सरफेस किसको रिप्रेजेंट करेगी? इस फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस से किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी? किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यू के लिए अपन को अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी, और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो आपने एक v के इक्वल में रख दिया 3 रख दिया, और सेकंड में v के इक्वल में रख दिया 5, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर इसके हिसाब से तो इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? पूरी की पूरी सरफेस का पोटेंशियल 3 होना चाहिए, और इसके हिसाब से इस पूरी की पूरी सरफेस का पोटेंशियल 5 होना चाहिए। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? आपके हिसाब से 3 भी होगा और 5 भी होगा। और ये चीज आपको पता है यूनिकनेस थ्योरम, यानी अगर किसी भी पॉइंट का एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक यूनिक क्वांटिटी होती है, ओनली एक ही वैल्यू होती है। अगर दो इलेक्ट्रिक मतलब ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस को इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल क्या एग्जिस्ट करेंगे, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस वजह से अपन कहते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो ये मान लेता है v के इक्वल में जो v एक्स वाई जेड का फंक्शन था उसके इक्वल में मैंने रख दिया 3 रख दिया, तो मेरे को ये वाली पोटेंशियल सरफेस मिली। और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे क्या होती है? पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये मान लो v इक्वल टू 5 रखा तो मिली, ये v इक्वल टू 7 रखा तो मिल गई। मैं कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू पुटअप करूंगा तो मेरे को अलग अलग पोटेंशियल की इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। इसको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहूंगा, इसको सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कहूंगा, इसको थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कहूंगा। जब मैं कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करता रहूंगा ना, तो मेरे को अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में मिलती रहेगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो ई की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ डेल वी। क्या होती है? माइनस ऑफ डेल वी। माइनस का साइन तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर रहेगी। और ई इक्वल टू डेल वी, जब मैंने ग्रेडियंट आपको पढ़ाया था तो बहुत ही डिटेल से समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगी। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन कैसे बनाओगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो हमेशा ये हायर पोटेंशियल पे v इक्वल टू 7 है, v इक्वल टू 3 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन कैसे मिल जाएगी? ऐसे मिलेगी नहीं मिलेगी? हायर टू लोअर। बिल्कुल, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया कि फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है।
इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये भी पता होना चाहिए। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किन्हीं भी दो पॉइंटों तक कोई भी चार्ज को घुमाने के लिए क्या क्या कार्य कितना होता है, जीरो होता है। किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए क्या क्या कार्य कितना होगा आपको पता है, एफ डॉट dx होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना लगेगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी ई डॉट dx लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल ई डॉट क्या लगेगा, dx लगेगा, बिल्कुल लगेगा dx। और ये क्या होगा आपका dx, मान लो या आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मान लेता हूँ, ds छोड़ो, इसको आप लिख देता हूँ dl लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ, dl लिख देता हूँ। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ई ऑलवेज dl के परपेंडिकुलर होगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, जीरो ही मिलेगी। तो आपको ये स्टेटमेंट भी एग्जामिनर दे सकते हैं कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए क्या क्या कार्य कितना होता है, जीरो होता है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपको मैं बोलता हूं कार्य कितना होता है, कार्य की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए क्या क्या कार्य किसी फोर्स एफ द्वारा क्या क्या कार्य कितना होता है, एफ डॉट क्या होता है, डीएल होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या अगर अपन को कार्य चाहिए किसी पॉइंट ए से बी तक, तो एफ की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाते हैं किसी भी चार्ज पे, क्यू इंटू ई के इक्वल लगाती है, बिल्कुल ई आ जाएगा अंदर, क्यू कांस्टेंट है तो क्यू आ जाएगा बाहर, क्यू डॉट क्या है, डीएल। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ई ऑलवेज क्या होती है, डीएल के परपेंडिकुलर होती है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मैं किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक किसी चार्ज को लेके जाऊंगा ना, तो हमेशा मेरे को क्या करना पड़ेगा, ई की वैल्यू डीएल के कोई भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में इसके ऊपर अगर एज्यूम करूंगा ना डीएल, वो ऑलवेज ई के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ऑलवेज ई और डीएल आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को घुमाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता है, क्या क्या कार्य हमेशा कितना होता है, जीरो ही होता है। तो ऐसे मत सोच लेना इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस पे ले जाने के लिए तो कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन इस सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैं कहीं भी घुमाऊंगा ना तो मेरे को हमेशा क्या कितना कार्य करना पड़ेगा, जीरो ही काम करना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं, किसी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तो अच्छा आइडिया आ गया हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जोड़ा हुआ होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक अपन ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही जरूरी है, वरना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अपन उसकी बात करने वाले हैं। मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मेरे को वी ए माइनस वी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस पॉइंट ए और पॉइंट बी का, देखो अपन एब्सोल्यूट पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। कोई रेफरेंस होगा तभी अपन पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको पूछ इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितना है तो कोई नहीं बता सकता, हमेशा आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा जाएगा। वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी नहीं पूछा जाता है। जब तक आपको एग्जामिनर रेफरेंस नहीं देगा ना, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी पूछ ही नहीं सकता है, लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस जरूर पूछ सकता है। क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको जरूर पूछ सकता है। और आपको किसी एक पॉइंट का अगर आपको रेफरेंस ना देकर किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी नहीं पूछा जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी नहीं होता है, एक यूनिट चार्ज को यानी एक 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जितना काम करेगी ना, वो उस दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब
वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य, एक यूनिट गुलाम को, एक गुलाम को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य हमेशा किसके इक्वल होता है, वीए माइनस वीबी के इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना कितना काम करेगी, अपन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगाती है, एफ लगाती है, एफ डॉट क्या हो जाएगा, डीएल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और एफ की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, क्यू इंटू ई के इक्वल, क्यू इंटू ई डॉट कितना आ जाएगा, डीएल, ए टू बी आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक यूनिट गुलाम को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य वीए माइनस वीबी होते हैं। अगर मैं क्यू की वैल्यू 1 रखूंगा तो वीए माइनस वीबी की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल हो जाएगी, वीए माइनस वीबी की इक्वल हो जाएगी ए टू बी ई डॉट डीएल के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, वीए माइनस वीबी किसके इक्वल हो जाएगी, ई डॉट डीएल। ये भी इक्वेशन, इस पे अपन ने गेट के 3 to 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। आप ऐसे मत सोचना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हट गए तो ये नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये पूरा पार्ट मैक्सवेल इक्वेशन का ही पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, करंट फ्री होती है, तो उसके साथ एक स्केलर पोटेंशियल जुड़ा हुआ होगा, और उस स्केलर पोटेंशियल की आपकी बातें पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करती हैं वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जितना काम करेगी ना, वो उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। और आपने 12th में पढ़ाई होगा वर्क डन कैसे निकालते हैं किसी फोर्स का, एफ डॉट डीएक्स ए टू बी, यहाँ पर डीएक्स की जगह अपन क्या यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं कौन सा, डीएल वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाते हैं, क्यू ई के इक्वल लगाते हैं, तो क्यू बाहर आ जाएगा, ई डॉट डीएल। और अपने क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 कूलम होनी चाहिए, तो वीए माइनस वीबी की वैल्यू ई डॉट डीएल, और अपने क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखो, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी भी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए से बी तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा एफ डॉट डीएल। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, क्यू इंटू ई, ये लगाती है ई डॉट डीएल ए टू बी। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ई डॉट डीएल ए टू बी की वैल्यू क्या होती है, वीए माइनस वीबी के इक्वल होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू इंटू वीए माइनस क्यू इंटू वीबी की इक्वल हो जाएगी। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य हमेशा इतना होता है, क्यू आ गया बाहर, क्यू और इसकी वैल्यू मैंने पीछे बताई थी, जस्ट इसके पीछे ही बताई थी, वीए माइनस वीबी की वैल्यू होती है ई डीएल ए टू बी, ये होती है। तो ई ए टू बी ई डॉट डीएल वीए माइनस वीबी की वैल्यू हो गई, तो क्यू वीए माइनस क्यू वीबी हो गई। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो और एक चीज आपको और पता होना चाहिए, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, क्या आपको कभी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या क्या अगर आप काम पूछे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किए गए काम के जस्ट क्या होता है, ऑपोजिट होता है। क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ये चीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किए गए कार्य के इक्वल तो होता है, लेकिन विथ नेगेटिव साइन होता है। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। एक बार एक आया था किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दी, क्या दे दी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू दे दी v इक्वल टू 5, इसकी दे दी थी v इक्वल टू 7 और इसकी दे दी थी v इक्वल टू 9। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दी थी, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कैसे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगी, ऐसे होगी, बिल्कुल होगी। और एग्जामिनर ने पूछा था, यहाँ एक पॉइंट दे देता a और यहाँ एक पॉइंट दिया था b, क्या देते बी थे, और आपको पूछा एक Q इक्वल टू 2 कूलम के चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा। यानी अगर मेरे को देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा है ना पॉजिटिव, मैंने जब पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ तो आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, अपने आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है
एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। जब आपका क्यू पॉजिटिव है तो एफ की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। जब आपका क्यू पॉजिटिव है तो एफ क्या होता है, एफ इज पैरेलल टू ई होता है, बिल्कुल होता है। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको इस डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करेगी, लेकिन एक एक्सटर्नल एजेंट में अपन भी हो सकते हैं। एक एक्सटर्नल एजेंट अगर इस चार्ज को ए से बी तक ले जाने की कोशिश करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में काम करना पड़ेगा। यानी अपन ऐसे कहेंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी उसका जस्ट नेगेटिव काम करेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल एजेंट का आपको पूछे काम तो हमेशा ये चीज आप दिमाग में आना चाहिए, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ नेगेटिव साइन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये तो आपको पता है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी होता है, क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। तो देखो, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना काम करेगी, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 है, बिल्कुल 2। वी ए माइनस वी बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस पूरी की पूरी सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, 5 होगा, 5। और इस पूरी की पूरी सरफेस का पोटेंशियल कितना है, 9 है, तो इस पॉइंट बी का भी पोटेंशियल कितना होगा, 9। वी ए माइनस वी बी, तो 5 माइनस 4 कितना होगा, 5 माइनस 9 क्या होगा, -4। 2 इंटू -4, -8 जूल के इक्वल काम करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और बिल्कुल नेगेटिव आना चाहिए। जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट हो, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा ही आएगा। अपन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो इस साइड लगेगी और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन कितना आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए, वो ही मिला। ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आया, मतलब वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रही है। ये वर्क डन कौन कर रहे हैं, ये कोई एक्सटर्नल एजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट कर रहे हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट कितना आ जाएगा, 8 जूल आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो ये आपको 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दी, इसका पोटेंशियल मान लो दे दिया v इक्वल टू 7 दे दिया, v इक्वल टू 5 दे दिया, और इसका दे दिया v इक्वल टू 3। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगी। और यहाँ पर एक चार्ज रकम है q इक्वल टू -2 कूलम, कितना दे दिया, -2 कूलम। और इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करेगी, ये आपको पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इस है ना -2 कूलम के नेगेटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा। अगर आपको एग्जामिनर ये पूछे तो आप सबसे पहले आपको वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए। वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मैंने बताया था क्यू इंटू वी ए माइनस क्या होता है, वी बी होता है, बिल्कुल होता है। क्यू की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। वी ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 आ जाएगा। और क्योंकि ये अपना पॉइंट ए इस पूरी की पूरी सरफेस का पोटेंशियल 7 है, तो इसका भी पोटेंशियल 7, और इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल कितना है, 3 है, तो इसका भी 3 आ जाएगा। तो 7 - 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -8 जूल आ जाएगा। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, यहाँ अगर -8 जूल आया तो वहां कितना आ जाएगा, +8 जूल। ये अपन की मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन, जिसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, उसके सारे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी वर्क डन के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारों की मैंने बात कर ली। तो आई होप इससे ज्यादा आपको सेकंड इक्वेशन पे कोई कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इतनी पढ़ लो, आपके सारे क्वेश्चन जो भी अच्छे आएंगे ना वो बन जाएंगे। तो आई होप ये लेक्चर को आपको समझ आ गया होगा। और अपन अगले लेक्चर के अंदर मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में चौथी इक्वेशन पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में अपन टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए मैक्सवेल इक्वेशन कैसे चेंज होती हैं, फैराडे लॉ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे, सारे सब कुछ बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, कहाँ पर वेरिएशन आएगा टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, वो सारी बातें करेंगे। और फिर अपन एंटर करेंगे प्लेन वेव में। इन पे आप ज़्यादा टाइम मत लगाओ, बस मैक्सवेल इक्वेशन का बेसिक पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन कर लो, फिर छोड़ दो।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर है, उन पे अपन को फोकस करना है, बहुत ही डिटेल से पढ़ना है और इनमें भी अपन कुछ छोड़ने वाले नहीं है, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। सारी छोटी से छोटी बातें मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी बात होगी बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।